अभी एक ऑर्डर और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, खासकर ज़मीन को लेके। हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए। मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया, दे आर कंसर्न कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं। Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए, कहीं और ले लेंगे, और भी ज़िले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, जब पुलवामा में बात हुई उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा अगर उनको वहाँ नहीं चाहिए मैं आपको ज़मीन दे दूँगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT, वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं. हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज़्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की ज़रूरत पड़ रही है. अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा है. फ़िलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज़्यादा है. अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा. जितने ज़्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाए तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं. कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज़्यादा बिजली जो है वो बैंक करें ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले. लेकिन मीटरों के हवाले से आपने बात की, ये हकीकत है. फ़िलहाल हमारे जम्मू कश्मीर के जो AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% से ज़्यादा है. मतलब हर रुपए बिजली जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50 पैसे हमें वापस नहीं आएंगे. हालांकि हमारे मुकाबले में जो रियासतें हैं उन्होंने इस नंबर को अब 10, 15, 17% पे उतारा हुआ है. हम आज भी 50% से ज़्यादा हैं. तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम हम भी 20% से कम अपनी AT&C लॉसेस को लाएं ताकि और ज़्यादा बिजली हम लोगों को सप्लाई करें. इसके साथ साथ हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहाँ अग्रीमेंट होगी वहाँ पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते. यूनिट सिर्फ वहाँ मेजर करते हैं जहाँ मीटर लगा. तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज़ का फ़ायदा होगा. तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फ़ायदा होगा. जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल
مطلب جتنی جلدی ہو سکے. اب 1 سال ہو گیا ہے تو ہم تو مانتے ہیں کہ 1 سال جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل کے لیے کافی ہے اور جلد سے جلد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ جو ہے وہ واپس مل جائے گا.